अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1B हम कर रहे हैं इसका। तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें कहते हैं, अच्छा इसको जूम कर लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पेरेंट सेट्स हमें दे दिए हैं 38। 19 स्टूडेंट्स हैव ट्रेवल टू मलेशिया, ये मलेशिया वाले हैं। वाइल 4 स्टूडेंट हैव नाइदर ट्रेवल टू मलेशिया नॉर इंडोनेशिया, यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया वाले स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट वो 4 है जो कि पेरेंट सेट में आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु हैव ट्रेवल टू इंडोनेशिया बट नॉट मलेशिया, मलेशिया नहीं गए हैं लेकिन इंडोनेशिया गए हैं, वो मालूम करने। सिंपल है। तो ये मालूम करने के लिए बस मुझे क्या करना है, टोटल पार्टिसिपेंट्स में से मलेशिया और इंडोनेशिया वाले ये हैं और ये वो बेचारे जो कहीं नहीं गए, करीब बेचारे। तो 38 माइनस 19 19, 19 माइनस 4 15, तो ये आ गए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 15 हु बीन टू ट्रैवल ओनली इंडोनेशिया वाले। ठीक है, सही है। इसमें एक्स वाली क्वांटिटी अभी नहीं लेनी, अगर जो बच्चे स्कूल में एक्स वाली क्वांटिटी ले रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके, नंबर 8 देखते हैं अब हम। इज दिस नंबर 8? यस इट इज़। नंबर 8 में कुछ ज़्यादा ही बड़ा सवाल दे दिए। कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये बड़ा मुश्किल हो गया अब। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के सेट्स हैं। ठीक है, रोम्बस, ए में रोम्बस आना है और एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल एंगल्स। ए में है रोम्बस, बी में है क्वाड्रिलेटरल्स विद द 4 इक्वल एंगल्स, Q is a rectangle of side 12 by 4 10, R is a rhombus such that two of its angles are 30 and 150, S is a square of side 8 cm, trapezium T is a of side 5 by 5 by 5 and 9. On the Venn diagram write Q R S T in the appropriate sub। देखो ट्रेपीजियम तो सबसे पहले बाहर भेज दो आप, ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियम तो फिट होगा ही नहीं। सही है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर इसने कहा है रोम्बस आएगा। अब ये भी रोम्बस होता है, इस तरह का भी रोम्बस होता है हमारे पास जिसकी साइड टेढ़ी होती हैं, और ये भी रोम्बस माना जा सकता है क्योंकि इसमें जो है अल्लाह भला करे आपका चारों एंगल्स और चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, और ये भी स्क्वायर ही होता है जो टिल्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब बी में है क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो इसमें एक स्क्वायर आएगा, क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल एंगल्स, और क्यू आएगा रेक्टेंगल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल एंगल्स, इसमें 90 डिग्री दोनों तरफ होगा, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री दोनों तरफ है। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सारे सेम एंगल वाले हैं। इसमें भी चारों तरफ 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, तो बस इसमें लिखना था R, इसमें लिखना था S और इसमें लिखना था Q। बस इतना ही करना था इसमें। क्या यार इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ऐसी फजूल। वैसे ये वाले क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैं बताता हूँ आपको पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो जैसे ये सवाल है, हाँ ये देखो पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, अब सीधा सीधा बोल दिया ड्रॉ द वेन डायग्राम। अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, ए इधर लिख देते हैं, बी इधर लिख देते हैं, और ये पेरेंट सेट। ठीक है, अच्छा अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर आई दोनों के पास है, एस दोनों के पास है, ए जी इधर नहीं है और ई एन टी ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन है मेरे पास आई और एस। ठीक है, तो ए और जी मेरा रह गया ए सेट में, और ई एन और टी रह गया। ठीक है,
तो अब ए से यू तक लिखना है। ए हो चुका है, बी रह गया था, डी रह गया था, ई हो चुका है, जी हो चुका है, आई हो गया, एन हो गया, एस हो गया, टी हो गया और रह गया पीछे यू। ठीक है, ये 3 सेट रह गए जो पेरेंट सेट में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अरे मैंने सी तो देखा ही नहीं। ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैंने सी देखा ही नहीं, उसमें सी भी है। ए बी सी 3 सेट हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, दोबारा बना लेते हैं, मसले की बात ही नहीं है कोई। ए बी और सी। ठीक है, अब देखो तीनों में पहले क्या कॉमन है। तीनों में कॉमन है एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो तीनों में हो, ए जी आई एस, ई आई एन एस टी, ई जी एस। तो एस तीनों में है, एस इधर भी है, एस इधर भी है, एस इधर भी है, तो एस पहले तीनों में आएगा। ठीक है जी, पहले एस तीनों में जाएगा इस तरह से। उसके बाद ए और बी में कॉमन क्या है एस के अलावा। ठीक है, ए और बी में कॉमन था आई और एस, वो हमने आई और एस, आई पहले दे चुके हैं तो अब हम यहाँ लिखेंगे आई, एस हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, अब ए और सी में देख लो क्या कॉमन है। ए में है ए जी आई एस, ई जी एस यू, तो जी इधर भी है, जी इधर भी है, तो जी आएगा यहाँ पर। जी और एस दोनों में कॉमन था। अब बी और सी में कॉमन देख लेते हैं इन दोनों सेट्स में। बी और सी में ई कॉमन है तो ई लिख दें पहले इसमें, क्योंकि दोनों में है। और कुछ कॉमन है, ई है और एस है, बस ठीक है। अब ए जी आई एस, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए रह गया है, ए जी आई एस पूरा हो गया। बी के मेंबर्स हैं ई आई एन एस टी, एन और टी रह गए। ठीक है, और सी के मेंबर हैं ई जी एस और यू रह गया, वो यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं पेरेंट सेट के क्या मेंबर बचे हैं। ए हो गया, बी रह गया, तो हम बी लिख देंगे बाहर क्योंकि बी नहीं है कि तीनों में। फिर डी भी नहीं है तीनों में, ई भी है, जी भी है, आई भी है, एन भी है, एस भी है, टी है, यू है, सब हो गए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला मेंबर्स। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए और बी को मिलाएंगे, ये पूरे सेट में से इसका कॉमन लेंगे तो मेरे हिसाब से जी, एस और ई बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं जिसमें ए यूनियन बी के जो मेंबर हैं उस पूरे सेट में से सिर्फ सी के मेंबर को कॉमन निकालें तो वो पे ई, जी और एस बचता है। ठीक है, और अगर पार्ट बी को देखें तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी करें तो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है ये मेंबर आई और एस। इस आई और एस को इस पूरे के साथ मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई ई एस जी यू। इसको और ऑर्डर में लिखेंगे हम, ई आई जी एस यू। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी एच आई में जी और आई बाद में आते हैं, जी इधर आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा। ठीक है, ई जी आई एस यू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से कंप्लीट हुआ। होप सो मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।